हेलो दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज व्यवस्था चल रहा था, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत हम स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें आर्टिकल नंबर 21 तक पढ़ चुके थे। यह हमारा एक लास्ट आर्टिकल है, यानी अंतिम अनुच्छेद है, जिसमें कहा गया है गिरफ्तारियों से संरक्षण। आर्टिकल 22 में कहा गया है गिरफ्तारियों से संरक्षण। इसके पहले हम पढ़े थे आर्टिकल 21, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड था, वह हम पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे गिरफ्तारियों से संरक्षण, आर्टिकल नंबर 22। राज व्यवस्था, इसमें हम देखेंगे भाग 3 के अंतर्गत जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी के अंतर्गत हमारा लास्ट आर्टिकल बचा है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 इसमें कहा गया है गिरफ्तारियों से संरक्षण। गिरफ्तारियों से संरक्षण, यह इसके बारे में पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। यानी इसमें जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको कारण जानने का अधिकार प्राप्त है, और अगर उसे गिरफ्तार भी किया जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर, यानी यात्रा का जो समय है उसको छोड़कर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना होता है। क्या कहा गया इसमें? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कारण जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। वह पूछ सकता है, हमें केस बेस पे आप गिरफ्तार कर सकते हैं। उसका उन्हें कारण बताना होगा। कारण बताने के बाद उन्हें 24 घंटे के अंदर, और जो आवश्यक समय यानी यात्रा का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उनको पेश करना होता है। गिरफ्तारियों से जो संरक्षण है, 2 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। पहला सामान्य गिरफ्तारी, दूसरा जो है हमारा निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी। 2 भाग में बांट लेते हैं इसे। पहला सामान्य गिरफ्तारी कर लेते हैं। सामान्य गिरफ्तारी, पहला सामान्य गिरफ्तारी। दूसरा हमारा जो है निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी। निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी। इस पॉइंट को यानी सामान्य गिरफ्तारी क्या है, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी क्या है, इन दोनों के बारे में डिटेल से देखेंगे। यानी सामान्य गिरफ्तारी किसे कहते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं पहले। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपराध के पश्चात गिरफ्तार किया जाता है। इसके अंतर्गत यानी सामान्य गिरफ्तारी जो है, इसमें व्यक्ति को अपराध करने के पश्चात ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तथा गिरफ्तारी होने के बावजूद उसे निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्या कहा गया है? गिरफ्तारी होने के पश्चात उसे निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कारण जानने का अधिकार, व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट लेकर चल रहे हैं, पहले पॉइंट में कारण जानने का अधिकार हो गया, और दूसरा क्या है? यात्रा की अवधि को छोड़कर 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार, या 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय छोड़कर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष इनको पेश करना होता है। और जो हमारा तीसरा बिंदु है, तीसरे बिंदु में कहा गया है यह अपने आत्म संरक्षण के लिए वह वकील का प्रयोग कर सकता है।
वह अपने बचाव के लिए वकील का प्रयोग कर सकता है। देख लेते हैं पहले इसको। सामान्य गिरफ्तारी क्या है? सामान्य गिरफ्तारी, सामान्य गिरफ्तारी, इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपराध करने से पहले, व्यक्ति को अपराध करने के पश्चात, व्यक्ति को अपराध करने के पश्चात यानी पहले गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। यानी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा गिरफ्तारी होने के बावजूद उसे निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं, तथा गिरफ्तारी होने के बावजूद, गिरफ्तारी होने के बावजूद निम्न अधिकार प्राप्त है, उन्हें निम्न अधिकार प्राप्त है, निम्न अधिकार प्राप्त है, उन्हें निम्न अधिकार प्राप्त है, निम्न अधिकार प्राप्त है। यह कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है उसको भी देख लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। अब कौन कौन सा अधिकार है उसको देख लें। जैसे पहला, कारण जानने का अधिकार। पहला कौन सा अधिकार प्राप्त है? कारण जानने का अधिकार, कारण जानने का अधिकार। दूसरा जो हमें प्राप्त है अधिकार, दूसरा इसमें जो दूसरा अधिकार प्राप्त है, यात्रा की अवधि को छोड़कर 24 घंटे के भीतर, यात्रा की अवधि को छोड़कर 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का अधिकार, समक्ष उपस्थित करने का अधिकार, करने का अधिकार। यानी कहा गया है कि जो अपराधी है, अपराधी व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार 24 घंटे के अंदर उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है या न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का अधिकार। और तीसरा जो है हमें अधिकार जो प्राप्त है, उन्हें वकील करने का अधिकार प्राप्त है। आत्मसंरक्षण के लिए वकील करने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, अपने आत्मसंरक्षण के लिए वकील करने का अधिकार, वकील करने का अधिकार, वकील करने का अधिकार। इतना नोट कर लीजिए। यानी नागरिक जो यानी अपराधी व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति को 3 प्रकार का अधिकार दिया गया है। अपराधी व्यक्ति को 3 प्रकार का अधिकार दिया गया है। नोट कर लीजिए इतना। चलिए, हो गया होगा। अब इसमें क्या है? इसमें जैसे शत्रु देश के नागरिक एवं निवारक
निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को उपर्युक्त अधिकार उपलब्ध नहीं होंगे। यानी जो शत्रु देश का नागरिक होगा उसके लिए यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। देख लेते हैं। परंतु शत्रु देश के लिए शत्रु देश के नागरिक एवं शत्रु देश के नागरिक एवं निवारक निरोध के अंतर्गत निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को उपर्युक्त गिरफ्तार व्यक्ति को उपर्युक्त निवारक निरोध के अंतर्गत यानी उपर्युक्त अधिकार उपलब्ध नहीं होंगे। उपर्युक्त अधिकार उपलब्ध नहीं होंगे। यानी जो 3 अधिकार प्राप्त हैं वह इस देश का नागरिक होना चाहिए, अन्यथा उसको भी इसका अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी जैसे शत्रु देश का नागरिक है कोई, यहां पर आकर कोई अपराध कर रहा है तो उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह अधिकार उनको प्राप्त नहीं होगा। जो तीनों अधिकार हैं उनको प्राप्त नहीं होगा। अब इसके अंतर्गत हम अगला देखेंगे। यह हमारा सामान्य गिरफ्तारी हुआ। अगला जो हमारा गिरफ्तारी है दूसरा, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी। निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी, इसके बारे में भी जान लेते हैं पहले। यह क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वह किसी भी अपराध को अंजाम न दे सके। अर्थात बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के अपराध के पूर्व की गिरफ्तारी निवारक निरोध कहलाती है। क्या कहा गया है? बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के अपराध के पूर्व की गिरफ्तारी निवारक निरोध कहलाती है। निवारक निरोध कहलाती है। इसको भी लिख लेते हैं पहले। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ओवरव्यू लेते रहेंगे और लिखते चलेंगे साथ में। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपराध के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वह किसी भी अपराध को अंजाम न दे सके।
वह किसी भी अपराध को अंजाम न दे सके। किसी भी अपराध को अंजाम न दे सके अर्थात बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के न्यायिक प्रक्रिया के अपराध के पूर्व की गिरफ्तारी न्यायिक प्रक्रिया के अपराध के पूर्व की गिरफ्तारी निवारक निरोध कहलाती है। निवारक कहलाती है। यानी इसमें क्या कहा गया, इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपराध के पूर्व यानी अपराध करने से पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे कि वह किसी भी अपराध को अंजाम न दे सके। किसी भी अपराध को अंजाम न दे सके अर्थात बिना न्यायिक प्रक्रिया के, बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया हुए ही अपराध के पूर्व गिरफ्तारी को निवारक निरोध गिरफ्तारी कहते हैं। अब इसके आगे हम इसी में देखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब इसी में आगे देखेंगे, यानी और इसमें क्या कहा गया है, इसका उद्देश्य अपराधी को दंडित करना नहीं है। इसका जो उद्देश्य है अपराधी को दंडित करना नहीं है। जो कि अपराध के पहले गिरफ्तार किया जा रहा है, दंडित करना इसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन वह अपराध से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कि पूर्व सूचना मिलने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या क्या इसमें आगे क्या कहा गया उसको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि इसका उद्देश्य अपराधी को दंडित करना नहीं है। इसका उद्देश्य अपराधी को दंडित करना नहीं है। दंडित करना नहीं है। इसका जो उद्देश्य है अपराधी को दंडित करना नहीं है, अपितु उसे अपराध करने से रोकना है। लेकिन उसे अपराध करने से रोकना है। अपराध करने से रोकना है। अपराध करने के लिए ही, अपराध करने से पहले उसको रोकेंगे तभी तो वह अपराध नहीं कर पाएगा। नहीं तो अपराध कर देगा तो यह निवारक निरोध के अंतर्गत कैसे आएगा, तब तो वह सामान्य गिरफ्तारी के अंतर्गत आ जाएगा। वह कारण जानेगा इसमें पहले सामान्य में, इसके बाद ही जो 3 अधिकार प्राप्त हैं आगे कार्रवाई होगा इसमें। इतना नोट करिए, इसके आगे फिर बताते हैं। चलिए हो गया होगा, आगे देख लेते हैं। और इसमें क्या कहा गया, इसमें और कहा गया निवारक निरोध के अंतर्गत जो गिरफ्तारी है, इसमें और कहा गया क्या, इसके लिए 3 माह के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर यह अपराध कर रहा है या निवारक निरोध के अंतर्गत इसे 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है तथा न्यायालय के
द्वारा गठित सलाह बोर्ड की, न्यायालय के द्वारा गठित सलाह बोर्ड की सिफारिश पर इसमें वृद्धि की जा सकती है, यानी इसमें बढ़ाया जा सकता है। 3 महीने से भी ज्यादा इसको बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ाएगा? न्यायालय के द्वारा जो सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर इसको बढ़ाया जाएगा न्यायालय के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया, पहले इतना नोट कर लेते हैं। इसके लिए इसके लिए 3 माह इसके लिए 3 माह के लिए व्यक्ति को, इसके लिए 3 माह के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 माह के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है तथा न्यायालय के द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर इसमें वृद्धि की जा सकती है। सिफारिश पर इसमें वृद्धि की जा सकती है, इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी 3 महीने से ज्यादा भी इसको बढ़ाया जा सकता है। न्यूनतम 3 माह जो है व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें उससे ज्यादा भी न्यायालय के द्वारा जो सलाहकार आपका गठित सलाहकार बोर्ड होगा इसमें और भी बढ़ा सकता है। इसके अंतर्गत इसमें और देख लेते हैं क्या प्रावधान किया गया है। निवारक निरोध जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है। निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है। निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह क्या है? समवर्ती सूची का विषय है जिस पर विधि निर्माण का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को प्राप्त है। जिसमें विधि निर्माण का अधिकार, जिसमें विधि निर्माण का अधिकार विधि निर्माण का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों में निहित है। केंद्र तथा राज्य दोनों में निहित है, यानी केंद्र को भी प्राप्त है, राज्य सरकार को भी प्राप्त है इसमें कानून बनाने के लिए समवर्ती सूची में। इसके आगे इसमें क्या कहा गया उसको भी देख लेते हैं। परंतु यदि किसी भी विधि को लेकर केंद्र तथा राज्यों के बीच मतभेद पैदा होता है तो वहां पर केंद्र द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। वहां पर यानी केंद्र तथा राज्य दोनों के बीच अगर कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो वहां पर केंद्र सरकार का जो विधि होगा उसे मान्य किया जाएगा। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलिए हो गया होगा।
आगे देखते हैं। क्या कहा गया इसमें? परंतु यदि किसी भी विधि को लेकर परंतु यदि किसी भी विधि को लेकर यदि किसी भी विधि को लेकर दोनों के मध्य दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होता है विवाद उत्पन्न होता है तो वहां पर केंद्र की विधि मान्य होगी। केंद्र की विधि मान्य होगी, यानी दोनों के बीच, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच अगर कोई मतभेद उत्पन्न होता है या मतभेद पैदा होता है तो उसके वहां पर केंद्र सरकार का जो विधि बनाया गया होगा उसे ही मान्य किया जाएगा। निवारक निरोध के अंतर्गत अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। निवारक निरोध के अंतर्गत निवारक निरोध के अंतर्गत अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। जैसे निवारक निरोध के अंतर्गत अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। जैसे इसको भी देख लेते हैं। 1950 में एक अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम? निवारक निरोध अधिनियम। कब आया था? 1950 में। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में क्या आया था हमारा? निवारक निरोध अधिनियम यह हमारा आया था 1950 में। इसके बाद जो हमारा अगला आता है, अगला कानून जो आया था हमारा विदेशी मुद्रा तथा संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम यह हमारा कब आया था? 1974 में। 1974 विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम। तस्करी निवारण अधिनियम। तस्करी निवारण अधिनियम। इसके बाद जो हमारा इसके अंतर्गत जो हमारा अगला अधिनियम आता है वह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है। कब यह आया था? 1980 में। 1980 में हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया था। इसको भी देख लेते हैं। पहले ये नोट कर लो उसमें। दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होता है विधि को लेकर, किसी विधि को लेकर, किसी विधि को लेकर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है। दोनों में जैसे राज्य और केंद्र दोनों आएगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो उसको भी कई लिख दें। कौन कौन सा?
केंद्र एंड राज्य, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। ऐसे आप भूलेंगे नहीं, नहीं तो सोचेंगे कौन सा, दोनों कौन से हैं, केंद्र और राज्य। चलिए हो गया होगा, आगे देखते हैं। अगला हमारा आता है 1980 का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यह हमारा आया था 1980 में। इसके बाद जो हमारा अगला आता है आतंकवाद एवं विध्वंस निवारक अधिनियम। आतंकवाद एवं विध्वंस निवारक अधिनियम कब आया था हमारा? 1985 में। आतंकवाद 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 एवं विध्वंस निवारक अधिनियम जिसे टाडा की संज्ञा दिया गया, जिसे टाडा की संज्ञा दी जाती थी। जिसे टाडा की संज्ञा दी जाती थी। टाडा की संज्ञा दी जाती थी। अब हमारा एक और अधिनियम आया था इससे रिलेटेड, आतंकवाद से, आतंकवाद निवारक अधिनियम। यह कब आया था हमारा? 2002 में। आतंकवाद निवारक अधिनियम। आतंकवाद निवारक अधिनियम जिसे पोटा कहा जाता है, जिसे पोटा की संज्ञा दी जाती है। जिसे पोटा की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद हमारा इसमें जो अंतिम कानून आया था 2019 में, यह कानून हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। यह कानून हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा कानून है इसको भी देख लेते हैं। 2019 में हमारा एक कानून आया था। कौन सा कानून है? गैर कानूनी गतिविधियां निवारक संशोधन अधिनियम। गैर कानूनी गतिविधियां निवारक संशोधन अधिनियम। इसका जो निर्माण हुआ था 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था, लेकिन इसको लागू किया गया, यह अधिनियम लाया गया कब? 2019 में। यह हमारा अधिनियम इंपॉर्टेंट है। गैर कानूनी गतिविधियां गैर कानूनी गतिविधियां निवारक संशोधन अधिनियम, निवारक संशोधन अधिनियम। गैर कानूनी गतिविधियां निवारक संशोधन अधिनियम, यह हमारा 2019 में आया था। इसका निर्माण बहुत पहले ही 1967 में हो चुका था। इसका निर्माण 1967 में हुआ था। स्वतंत्रता के अधिकार में हमारा जितना भी आर्टिकल था 19 से 22 तक आज सब कंप्लीट हुआ। 22 में हमारा जो भी
अधिनियम आए थे निवारक यानी निवारक निरोध के अंतर्गत, जो भी निवारक निरोध के अंतर्गत, गिरफ्तारी के अंतर्गत जो भी हमारा अधिनियम आया था, उन सभी अधिनियमों को हम क्रम से देख लिए। जो जो इम्पोर्टेंट था, जो सा टॉपिक उस पर इम्पोर्टेंट लगा दिए हैं इम्पोर्टेंट। आप लोग उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और आर्टिकल हमारा 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार ये आज हमारा समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपना सुझाव हमें अपने कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को इस वीडियो से कितना लाभ हो रहा है हमें पता चलना चाहिए। क्योंकि ये जो कंटेंट होता है बनाने में काफी टाइम लगता है। हर एक पॉइंट को, जैसे कि हमारे मेन फ्रंट पे आप लोग देखते हैं, हर एक बिंदु एवं तथ्य पर नजर, जैसे वहां पर लिखा गया है हर एक बिंदु तथा तथ्य पे नजर, उसी कारण से हम इसको पढ़ा रहे हैं। हर एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है किसी भी आर्टिकल का जो हम छोड़ें। हर आर्टिकल में जितना गहराई से गहराई हो सकता है, जितना उसका डिटेल है, जितना उसका निचोड़ है, सब निचोड़ आप लोगों के पास निकाल कर रख दे रहे हैं। अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है। जो भी बनेगा इसी से रिलेटेड बनेगा। क्योंकि आजकल का जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, बारी बारी क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड खत्म हो गया है। आप लोग जान ही रहे हैं कि अब जो क्वेश्चन बन रहा है उसके थियरी से बन रहा है। जब तक उसका थियरी आप लोग जानेंगे नहीं, आर्टिकल याद करने से कुछ नहीं होगा। पूछ लेगा इसमें कौन सा हमारा आर्टिकल 22, अगर एक पूछ लेता है इसमें आर्टिकल 22 में हमारा गिरफ्तारी से जो संरक्षण है, यह कितने प्रकार का, इसमें कितने प्रकार का अधिकार दिया गया है उसको, कि व्यक्ति यानी कितना प्रकार का इसमें गिरफ्तारी है, कौन कौन सा पूछ लेंगे। 2 गिरफ्तारी है, कौन कौन सा इसको जानना चाहिए। सामान्य गिरफ्तारी, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी। सामान्य गिरफ्तारी में क्या है उसको डिटेल में बता दिए। निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी जो है उसको भी डिटेल में बता दिए। जितने भी अधिनियम आए थे इस आर्टिकल के तहत उसको भी क्लियर कर दिए। अब इस अधिनियम के तहत कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूट रहा है। यह हमारा पूर्ण रूप से हमारा आर्टिकल 22 कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो पता चलेगा वीडियो कब अपलोड होता है। जय हिंद दोस्तों।